नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, पहले तो बहुत क्षमा चाहेंगे, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से कुछ थोड़ा सा आज विलंब हुआ है। उसके लिए पहले हम क्षमा याचना करते हैं कि आपको इंतजार करना पड़ा हमारा। लेकिन तकनीकी जो समस्या थी दूर होते ही हम आपसे जुड़ गए हैं और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो नई नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं, बीती 13 जो बैठकें हैं, आज 13वीं बैठक थी, संसद का सत्र चल रहा है, लोकसभा हो या राज्यसभा। वहां जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ है, हालांकि आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा शुरू होने के बाद वैसा नजारा नहीं था, लेकिन राज्यसभा में भरपूर हंगामा हुआ। और हंगामा क्यों हो रहा है वो ज्ञात है दर्शकों आपको कि क्यों हो रहा है, क्या वजह है उसके पीछे। और जब से विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ साहब को लेकर जो उनकी उनका कार्य व्यवहार है, उन पे जो आरोप या आक्षेप होता है बार बार कि उन्हें जो अंपायरिंग की भूमिका सही तरीके से करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो उस आरोप में जो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है उसके बाद से जबरदस्त बौखलाहट की स्थिति, एक ऐसे हालात अब बार बार राज्यसभा में देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ज्यादा ये संकेत दे रहे हैं कि अब जो डिक्टेटरशिप का आरोप लगता है सत्ता पक्ष पर, आसंदी पर, वो कुछ ज्यादा प्रखर, ज्यादा तीखा, ज्यादा तल्ख होता चला जा रहा है। क्योंकि आज भी जो कुछ हुआ सदन में, उसमें मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं, बहुत सारा ऐसा वृतांत या घटनाक्रम था जिसने पुनः बहुत सारे सवाल खड़े किए। खासकर जो अंदाज है जगदीप धनखड़ जी का, वो अंदाज समझ से परे हो रहा है कि ये जब से जो संसदीय दौर शुरू हुआ है हिंदुस्तान में, उसके पहला मौका है जब किसी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ऐतिहासिक मौका है। और क्यों लाया गया है ये सब विदित है। लाना इसलिए पड़ रहा है कि इसके पहले भी जो विपक्ष का जो भूमिका में कांग्रेस रही, या जो आसंदी पर सभापति की भूमिका में जो लोग रहे, भले ही सत्ता पक्ष में रही हो कांग्रेस, लेकिन जो उनका आचरण था वो बहुत ऐसा कभी नहीं देखने को मिला, सुनने को मिला। लगातार अवसर मिला करते थे। और एक वक्त तो ऐसा भी रहा जब विपक्ष में होते हुए भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि आसंदी सत्ता पक्ष की ज्यादा सुनता है, उसे मौका देता है, हमें नहीं देता, या हम विपक्ष में हमें नहीं देता है। ये अवसर रहा, चाहे वो वेंकैया नायडू जी रहे हों या उसके अलावा भैरव सिंह शेखावत रहे हों। बहुत एक लंबी फहरिस्त रही है सभापति तालिका में ऐसे लोगों की। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, और जो मैं आज की जब बात करता हूं, तो आज फिर वही नजारा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर यदि सत्ता पक्ष की ओर से उठे तो आप उसे ना केवल पॉइंट ऑफ ऑर्डर को सुनिए, बल्कि एक चर्चा की तरह शुरुआत हो गई हो, वैसा कुछ दिखलाई पड़ता है। और दूसरा, यदि विपक्ष के नेता बोलना चाहें तो उन्हें अवसर ना मिलना, वहां कैमरा ना जाना, बड़ा अजीब सा दृश्य है। बहुत बहुत ऐसा जो विपक्ष की जो जो सूचना है या उसका जो दर्द है, मर्म है, वो यूं ही नहीं है। तो आज हम इसी सब पर बात करने के लिए चलेंगे। कुछ खास मेहमान, और मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा चलने के पहले, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके पहले, कि अब इस पूरे मसले मामले को कहीं मान अपमान सम्मान और साथ साथ कहीं अवमानना सबसे जुड़ा जा रहा है। यही नहीं, अब जुड़ गया है, ये उपराष्ट्रपति से जुड़ गया है, ये जुड़ गया है जाति से जुड़ गया है, ये किसान पुत्र से जुड़ गया है। तो तमाम ऐसी स्थिति है जो बड़ी अजीब सी स्थिति है, जो मैं कहता हूं। तो हम इसी सब पर चर्चा करने के लिए चलेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश बादल साहब और सीनियर जर्नलिस्ट अजय शुक्ला साहब जुड़े हैं। आप लोगों को, आप देखते सुनते हैं लगातार हमारे जो दर्शक वर्ग है। और हमारे साथ अभी मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव, रिटायर्ड जो प्रमुख सचिव हैं इस पद से, वो हमसे जुड़ेंगे विधिवेत्ता के नाते। वो जो उनका अपना एक लंबा अनुभव है संसदीय ज्ञान का, तो हम उनसे भी लाभ लेने का प्रयास करेंगे अपने दर्शकों के लिए। और मैं पुनः स्वागत करूंगा, जैसे मैंने कहा, राजेश बादल साहब, 4.5 दशक से ज्यादा का आपका दीर्घ अनुभव, नवभारत टाइम्स और तमाम अखबार और राज्यसभा टीवी, उसे एक नई दशा देने वाले, एक बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने वाले शख्स। और अजय सर को भी आप लगातार सुनते हैं, तो पुनः स्वागत। और मैं आज का कुछ दृश्य है, राजेश जी या अजय सर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उसके पहले, जो कुछ संसद में थोड़ा सा हुआ, हंगामे का दौर, जो जगदीप धनखड़ साहब का अंदाज, वो सब देखते हैं कुछ। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जो कहीं एक रंज है, दुख है, उनको 55 साल के आसपास हो गए हैं संसदीय दौर में। तो मैं बाकी चीजें कुछ दिखाकर फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूंगा। पहले हम वो सदन की, राज्यसभा में जो आज नोकझोंक हुई, उसे देखते सुनते हैं। आज सुने
आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता है। मेरा मेरा नाम लेकर बार-बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम, अरे 5-5 10-10 मुद्दे पर आइए, भटकिए मत। अरे साहब, आप अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूँ। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा मैं इतना कष्ट आपसे भी ज्यादा सहना हूँ। बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। इंसल्ट कर रहे हो आप, उनको बोलने दे रहे हो। बताना चाहता हूँ सदस्य को, देखिए मुझे आप बार-बार वो लोग बोल रहे हैं एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए, और अरे ये क्या है? आप बोलिए, आप अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। नहीं तो बिठाओ उनको, बिठाओ, मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुलझाने के लिए आए। बात कीजिए, आप अपनी बात कहिए, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ। बात कहिए, देखो देखो मैं सुनना चाहता हूँ आपको, देखिए, अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप सुन रहे हो? ये देखिए बिठाओ उनको। मैं सुन रहा हूँ। ये था, फिर इसके बाद थोड़ा सा ये प्रमोद तिवारी बोल रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी को सुनिए। आज बहुत दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे नेता विरोधी दल, जो एक दलित मजदूर के बेटे हैं, किसान हैं, आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दलित विरोधी मानसिकता के कारण, किसान विरोधी मानसिकता के कारण आज हमें शर्म आ रही है कि राज्यसभा में अडानी के पैसों की खनक पर सत्तारूढ़ दल उन्हें अपमानित करता रहा और सदन इसलिए नहीं चलने दिया कि जिससे अडानी के 2300 करोड़ के भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ सके। एक ये भी, और राजेश सर एक और है, एक खड़गे साहब ने कुछ बाहर बोला है, रखना चाहते हैं और देश को ये बताना चाहते हैं कि जनता के मुद्दे क्या है और वो जनता को हम
उनके मुद्दों को हल निकालने के लिए हम किस ढंग से सदन में उठा रहे हैं ये हम बताना चाहते थे, लेकिन हमको वक्त ही नहीं दे रहे, कोई चांस नहीं मिल रहा है बात करने के लिए। और रूलिंग पार्टी के लोग अगर कानून के विरुद्ध भी बात करते हैं या खिलाफ बात करते हैं तो उनको वो मौका मिल जाता है। और मुझे बहुत, मैं दुखी होकर कहना चाहता हूँ कि जो लोग खुद कोई विषय पर नहीं बोलना चाहते, वो सिर्फ दूसरों की टीका करने के लिए, मेरे टीका करने के लिए, मेरे पार्टी के नेताओं का टीका करने के लिए उसी में लगे हुए रहते हैं और उसको प्रोत्साहन मिल रहा है गवर्नमेंट से भी और चेयर से भी मिल रहा है। ये मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं बार बार उठता रहा, मेरे बात को कभी उन्होंने उसको, उस बात के ऊपर उन्होंने कभी गंभीरता से सोची नहीं। लेकिन जो लोग रूलिंग पार्टी के लोग जो हमारे अपोजिशन को टीका करते हैं उनको मौका मिल रहा है। और उसी के तहत चेयरमैन साहब से हमारी यही विनती है कि भाई आप एक अंपायर हो और अंपायर किसी की साइड नहीं लेना चाहिए और अंपायर बराबरी का दर्जा दोनों को देना चाहिए। एक तरफ लीडर ऑफ द हाउस नड्डा साहब बात करते हैं, उनको 5 मिनट 6 मिनट बात करने के लिए मौका दिया जाता है। एक तरफ विपक्ष में बैठे हुए लोगों को जब हम हाथ उठा के एक न्याय के साथ, विदाउट एनी गड़बड़, विदाउट एनी दिस, जब हम बोलना चाहते हैं हमको मौका ही नहीं मिलता, तो उठो कहते हैं, फौरन फिर हमारा ये माइक बंद हो जाता है। तो ऐसा इम्पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने बार बार इनको, चेयरमैन साहब को अपील की, लेकिन उन्होंने सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इसीलिए हमको बोलना पड़ा कि आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे। और मैं अकेला तो साइन करके नहीं भेजा, ये तो हमारे सभी अपोजिशन पार्टी के फ्लोर लीडर्स और मेंबर्स मिलके दिए हैं। तो सबका गुस्सा अगर मेरे ऊपर निकाले तो ये बहुत बड़ा अन्याय मेरे ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि रूलिंग पार्टी और चेयरमैन साहब मेरे खिलाफ ऐसा क्यों आवाज उठा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसा सुन लिया आपने, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो मर्म है, दर्द है, उनकी जो एक, क्या करें, पीड़ा कैसे दूर हो। दूसरी चीज सर इसमें यह है कि इस पूरे मसले को जिस तरीके से टर्न डाउन किया गया है सत्ता पक्ष की ओर से, आसंदी की ओर से भी वही सब कहा कि वो किसान पुत्र, उपराष्ट्रपति, फिर इसके साथ साथ ये कहना कि ये अवमानना है, ये अपमान है। सब पर आपकी प्रतिक्रिया ने बहुत लंबे वक्त तक कवर किया है, राज्यसभा संसद आप कवर करते रहे और आपने देखा है पूरी प्रक्रिया को, आप जानते हैं। क्या करे विपक्ष? राजेश सर। धन्यवाद संजीव। मैं जब आपके चैनल पर ये जो दृश्य आप दिखा रहे थे सदन के भीतर के, वो देख रहा था और उसके बाद एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी की टिप्पणी और प्रमोद तिवारी जी की टिप्पणी सुन रहा था। ताज्जुब तो बात मुझे ये हो रहा है और खेद भी है इसमें संजीव कि जो आप अब चाहें तो दोबारा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं और खुद सदन के सभापति उनको बोलने नहीं दे रहे हैं।
हर लाइन पर वो बीच बीच में इतनी टिप्पणी कर रहे हैं जैसे पक्ष के किसी लीडर पर प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं, या प्रतिपक्ष के किसी नेता के भाषण पर पक्ष के लोग बोलते हैं। यहां तो सभापति जो है एक ऐसा व्यवहार कर रहे थे जो न केवल असंसदीय था, अशोभनीय था, गरिमा को ताक में रखकर करते हुए था। ये एक अजीब सा बर्ताव था। जगदीप धनखड़ बहुत छोटे होंगे उम्र में मल्लिकार्जुन खड़गे से, उम्र में छोटे होंगे, ज्ञान में छोटे होंगे, और मेरा ख्याल है कि राजनीति में भी छोटे हैं, वो कम उम्र के हैं वो उनसे। थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कि वो उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। एक तो उनका मिजाज ही ऐसा है जो असंवैधानिक कई बार हमको नजर आता है, और बंगाल के राज्यपाल पद पर रहते हुए हमने देखा कि जिस तरह से उनकी टिप्पणियां होती थीं, जो उनका बर्ताव होता था, ममता बनर्जी को उन्होंने चैन से नहीं रहने दिया। तो एक राज्यपाल के लिए जो उस प्रदेश में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है, वो उससे बड़ा प्रतीक और कोई नहीं होता भारत के लोकतंत्र का, भारत के राष्ट्रपति का, भारत के संविधान का। और अब जबकि वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तब उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि वो सदन के सभापति तो हैं, मगर सदन के सभापति क्यों हैं? क्योंकि वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति होने के कारण उनको ये पद मिला है। और जो सदन का सभापति होता है, देखिए, मुझे एक जीवी मावलंकर साहब होते थे और बड़े ज्ञानी विद्वान लोकसभा अध्यक्ष होते थे। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था कि जो अध्यक्ष होता है या जो सदन का सभापति होता है, जब वो आसंदी पर होता है तो ना वो पक्ष का होता है, ना वो प्रतिपक्ष का होता है, वो पूरे देश का होता है, पूरे देश का होता है। इसलिए वो सदन में दलगत राजनीति से ऊपर माना जाता है। ये मावलंकर साहब की टिप्पणी है। जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये बात ये कही थी कि देखिए, जो अध्यक्ष है वो सदन का प्रतिनिधित्व करता है और वो सदन की मर्यादा की रक्षा करता है। यहां तो हमने देखा कि सदन के अध्यक्ष के रूप में वो खुद अपनी मर्यादाएं तार तार कर रहे हैं। अब जब अध्यक्ष बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर उससे रक्षा कौन करे? नेहरू जी ने कहा था कि वो चूंकि राष्ट्र की स्वतंत्रता का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसको अपने आचरण का ख्याल रखना चाहिए। आज जो हमने देखा, क्या विडंबना और विरोधाभास है कि एक सदन में संविधान के 75वें साल पर बात हो रही है, जिस संविधान पर भारत का बच्चा बच्चा गर्व करता है, संसार का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और दूसरे सदन में हम जो सभापति हैं उनको इस तरह का व्यवहार करते देखते हैं, तो हमें फिर अंबेडकर की याद आती है। अंबेडकर साहब ने कहा था कि संविधान आप चाहे जितना अच्छा बना लीजिए, कितना ही अच्छा बना लीजिए, संसार का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना लीजिए, लेकिन जिन पर उसको अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी है, जिनको उन पर उस संविधान को व्यवहार में उतारने की जिम्मेदारी है, अगर वो अच्छे नहीं हैं, वो बुरे हैं, तो ऐसे संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता। मुझे बार बार अंबेडकर जी की टिप्पणी आ रही है और वो होते तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत अपने आप पर शर्म महसूस कर रहे होते। धनखड़ साहब का जो आचरण है अशोभनीय है, और सदन में संचालन के गरिमा के जो एक अध्यक्ष के का व्यवहार होता है, मुझे नहीं लगता कि वो उचित है। दूसरी चीज ये है कि अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि भारत की आजादी के बाद, संविधान के लागू होने के बाद, हमारे सदन के लोकसभा और राज्यसभा के अस्तित्व में आने के बाद ये पहला मौका है जब भारत के उपराष्ट्रपति पर अविश्वास प्रस्ताव की तलवार लटकी है। ये आवश्यक नहीं है संजीव कि उसका नतीजा कुछ ऐसा हो कि उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़े।
ये एक ऐसा प्रतीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के खिलाफ है। इसलिए मैं कहूंगा कि इतनी शर्मनाक और मतलब निंदाजनक स्थितियां भारत में किसी भी उपराष्ट्रपति के सामने नहीं आई होंगी। हमने इस पद पर विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखा है। बिल्कुल। हमने इस पद पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जैसे विद्वान को देखा है। हमने इस पद पर हामिद अली अंसारी साहब को देखा है, जो अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और मैं कहूं कि अपनी कौशल से पूरी दुनिया में उनका डंका बजता था। एक ये सभापति हैं जिन पर हमारा सर, मतलब मैं तो कह सकता हूं कि मेरा सिर इन सभापति को देखकर शर्म से झुक जाता है। जी संजीव। बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक चीज़ और भी मैं लगे-लगे पूछूँगा, अजय सर के पास जाने के पहले एक सवाल और करूँगा। आपने 2 नाम उल्लेख किए, एक नेहरू जी का नाम लिया, दूसरा सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन साहब का नाम लिया। हम देख रहे थे सर, आज हमने ये पाया कि जब देखिए अभी क्या दर्द या मर्म है कि आप हमको बोलने ही नहीं देते, और बोला जाए तो आप हमारी हर टिप्पणी को आप कहते हैं कि ये नहीं लिखा जा रहा है, ये हमने निकाल दिया है या बाद में निकाल देते हैं। अब तो खुलेआम निकाल ही दे रहे हैं, कुछ भी आपने अपनी आपत्ति दर्ज कराई उसको बिना सुने आपने कहा नहीं लिखा जा रहा है। जैसे आज हमने ये पाया है, देखा, क्योंकि आपने बहुत सारी, आपने एक लंबा आपका कालखंड रहा है, आपने कवर किया है सारा, और आपने बहुत सारा उस पे लिखते रहे हैं। आज एक बड़ी ऐसी घटनाक्रम आया, यही दलील और अपील। पहले आया कि हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर वक्त दिया गया, जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की, फिर आप 10-10 15 मिनट बोलने देते हैं उस पर। एक सदस्य उत्तर प्रदेश के कोई थे राज्यसभा के, मैं उनका नाम तत्काल में याद नहीं आ रहा, उन्होंने उल्लेख किया सर कि नेहरू जी ने जब राजेंद्र प्रसाद साहब राष्ट्रपति, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, आज ही की ये कार्रवाई में है, उनका सब कुछ होगा अभी, लेकिन उसको तो नहीं निकाला गया था। वो कहते हैं कि जब वो बीमार पड़े, दवा नहीं मिली, उनकी मृत्यु दवा के अभाव हुई। एक चीज, बहुत बड़ा आरोप। दूसरी चीज उन्होंने कहा, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो ये जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन साहब को नेहरू जी ने जाने नहीं दिया, और आप विपक्ष को कोई मौका नहीं देते। आपने तो उसका लिख दिया, वो आपकी कार्रवाई में आ गया, कंडेम्ड कुछ नहीं कर पाया, उसका जवाब नहीं आया विपक्ष से। कल हमारा कोई दूसरा युवा पढ़ेगा उस प्रोसीडिंग को, हम पढ़ते हैं बहुत बार जब हम कोई शोध करते हैं, कुछ करते हैं, क्या असर होगा, क्या संदेश जाएगा, क्या ऐसा कुछ आपको याद आता है, ऐसा कोई उल्लेख? मुझे तो, मैं बहुत बाद में आया हूं, देखिए, ऐसा कोई उल्लेख आपको ध्यान, नेहरू जी ने ऐसा कभी कुछ किया? ऐसे मूढ़ और अज्ञानी सदस्य के लिए क्या कहा जाए, जो अपने इतिहास से परिचित नहीं है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जब वो सेवानिवृत्त हुए, नेहरू जी सारे प्रोटोकॉल तोड़ के, उस जमाने में हमारे नेता इतने सादगी वाले होते थे कि हवाई जहाज से जाने का, जब वो सेवानिवृत्त हुए और पटना उनको जाना था, तो नेहरू जी स्टेशन पर छोड़ने गए, सारा मंत्रिमंडल उनको छोड़ने गया, और वो देर तक हाथ हिलाते रहे, और इतना उत्साह था लोगों में कि एक शानदार ऐसा राष्ट्रपति जो ऐसे कीर्तिमान बना करके जा रहा है, जो दोबारा कोई भारत का किसी राष्ट्रपति को ये मतलब अवसर नहीं मिलेगा। तो जो कीर्तिमान जिनके साथ हो, आप बीमारी की बात कर रहे हैं, उस राष्ट्रपति राधाकृष्णन को नहीं जाने देने की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट जब अभिभाषण पढ़ता है तो राष्ट्रपति पढ़ते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति कहते हैं कि ये मेरी सरकार है, ये मेरा प्रधानमंत्री है, मेरे मंत्री हैं, मेरी सरकार ये उपलब्धियां दिखा रही है। जब वो ये बात कहते हैं तो आप ये बताइए, नेहरू प्रधानमंत्री थे, राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, तो गंगा उल्टी बहाने की बात कैसे हो सकती है? ऊपर से कोई कहे कि भाई नीचे तुम नहीं जाओगे, प्रधानमंत्री जी तुम नहीं जाओगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहेंगे। ये इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि आज जो मौजूदा स्थितियां हैं उसमें भारत के राष्ट्रपति का पद, उसका काफी मर्यादा और इन लोगों ने गिराई है। इनके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को रोका जा सकता है राजेंद्र प्रसाद के अंतिम संस्कार में जाने से? इतिहास के प्रति अज्ञान। नेहरू जी ने रोका था और फिर वो गए थे,
ऐसा उन्होंने आज उल्लेख किया। ये कार्रवाई में आ गया, ये कार्रवाई अब में आ अच्छा गया। ये बताइए, अब तो ना नेहरू जी जिंदा हैं और ना राजेंद्र प्रसाद जी जिंदा हैं और ना राधा कृष्णन जी जिंदा हैं। मरने के बाद आप उस आदमी, इन तीनों महान पुरुषों के खिलाफ चाहे जो टिप्पणी कर दें, वो बेचारे स्वर्ग से उतर के खंडन करने तो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या है? आप अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, कल के रोज अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी ऐसा कहेंगे, आडवाणी जी के लिए भी ऐसा कह सकते हैं, और कर ही रहे हैं, कह रहे हैं यार। आडवाणी जी तो सबूत हैं उनके, मतलब जीते जागते सबूत हैं कि क्या बर्ताव किया गया उनके साथ। अटल बिहारी जी तो चलो अब नहीं है। तो अब मैं ये कहता हूं कि दिवंगत नेताओं को गाली देना, दिवंगत नेताओं को गरियाना, उनको, उन पर बवाल खड़ा करना, ये तो महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा इन्होंने। तो ये कुल मिलाकर के ऐतिहासिक रूप से गलत है, तथ्यों के खिलाफ है। कहीं कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। मैं संजीव बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये, और भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने से काम नहीं करता है जैसे आज हो रहा है। उस समय बिल्कुल नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे नेहरू जी कि राधा कृष्णन जी से कहें कि आप मत जाओ अंतिम संस्कार। और बीमारी में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रोटोकॉल जो है, पढ़ तो लें एक बार। अरे भाई साहब, डॉक्टर क्या अस्पताल खाली होता है पूर्व राष्ट्रपति के लिए? नेहरू जी ने दवाइयां रुकवा दी। ऐसा उनका कमाल की बात है, बड़ा इतना घटिया प्रोटोकॉल होता है, हैं? तो ये एक मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। और ये मैं कहता हूं कि मैंने अभी अपना एक आलेख लिखा था जिसमें संसद और संविधान की गरिमा की बात कही थी कि हमारे जो संसद सदस्य हैं वो ना तो पढ़ते हैं, ना संविधान का अध्ययन करते हैं, ना संवैधानिक बहसें सुनते हैं, ना पुरानी बहसों के रिकॉर्ड पढ़ते हैं, ना सदन की लाइब्रेरी में जाते हैं और वहां जाके उसका फायदा उठाते हैं। उन्हें चुनाव जीतना है, बाकी लोकतंत्र की गरिमा से उनका कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल राजेश, आपने अजय सर आपने सुन लिया राजेश जी को, और हम लोग जो चर्चा है, बड़ी गंभीर मसला है, बहुत ऐसा मुद्दा है। आप देख रहे, अब देखिए, मैंने जो कहा अपमान, अवमानना, किसका अपमान है? जगदीप धनखड़ का अपमान है, संसद का अपमान है, या देश के 144 करोड़ जो देशवासी हैं, जो बड़े उसके साथ में जो हमारे वोटर हैं, वो चुनते हैं उस बिहाफ पे, किसका अपमान है ये? जब आप किसी को अपनी बात, भाई वो रख किसकी बात रहे हैं, वो भी जनता के तो मुद्दे उठाना चाहते हैं ना, और तो कुछ नहीं उठाना चाह रहे हैं, और आप ऐसे कुचल दें और फिर ये ब्लेम करिए कि साहब विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है, उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा को तार तार कर रहा है, अपमानित कर रहा है। क्या बौखलाहट है अजय सर? सब पर आपकी टिप्पणी। देखिए, पहले तो मैं एक चीज बताऊं कि अपमान तो उसका होगा जिसका कोई मान होगा। जगदीप धनखड़ ने अपना मान खुद गिराया है, और कैसे गिराया मैं इसका उदाहरण देता हूं। अगर क्षमा चाहते हो, ये जगदीप धनखड़ नहीं, वो उपराष्ट्रपति पद का सम्मान खत्म कर दिया उन्होंने सभापति पद की गरिमा। मैं आ रहा हूं उस पर भी आ रहा हूं। पहले कुछ उदाहरण दे देने दीजिए। प्लीज सर। तो क्या है, मेरे पास में एक बड़ी छोटी सी कुटिया है और बड़ी प्यारी सी है, मोल्टीज है। तो उसको जो है, कई बार होता है, मैं वो नहाने में जब ऐसे होता है, मैं कहता हूं कि चलो, तो बिल्कुल वो होती है तो बिल्कुल ऐसे करके यूं करती है, हाथ जोड़ती है। लाइक एक वीडियो आप देखिएगा, प्रधानमंत्री खड़े हैं, कुछ और लोग खड़े हैं, जगदीप धनखड़ गाड़ी से उतरते हैं और प्रधानमंत्री के आगे यूं करते हैं। ठीक है, अब मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा, आप समझ सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण। तो मैं ये बता रहा हूं, ऐसा व्यक्ति भारत के इतिहास में कभी भी ना तो उपराष्ट्रपति के पद पर रहा, ना राष्ट्रपति के पद पर रहा। आप इतिहास देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तमाम मुद्दों पे पंडित नेहरू को टोक दिया करते थे, और
कड़े ढंग से उस पर फैसला ले लेते। और सामंजस्य इतना था, पंडित नेहरू उतनी विनम्रता से उसको फॉलो करते थे। जहां कहीं पंडित नेहरू को लगता था ये उचित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्य होता है कि वो उन्हें सलाह दे, निर्देश नहीं, सलाह दे, तो वो सलाह देते थे। वो मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो भी अच्छा है, कभी उस पर कोई वो विवाद नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जब उन्होंने सलाह दी उन्होंने नहीं मानी, और बहुत से किस्से हैं जब उन्होंने सलाह दी उन्होंने मानी। इसी तरह से सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, वो उपराष्ट्रपति थे, उस महान पद की परंपरा में इन पदों पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करता था। आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है यह पद कलंकित हो चुका है। यदि कलंकित नहीं हुआ होता तो हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। हम राष्ट्रपति नहीं कहा करते थे, याद करिए, हम उपराष्ट्रपति नहीं कहा करते थे, हम महामहिम कहते थे। हैं, हम उपराष्ट्रपति को माननीय या महामहिम उपराष्ट्रपति कहते थे जी। हिम्मत हमारे में नहीं होती थी। हम डीवाई चंचूड़ शब्द नहीं कहते थे, हम कहा करते थे माननीय चीफ जस्टिस, माननीय मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, जो भी है जी। तो जब हम ये कहा करते थे, आज इस कंडीशन पे यदि आ गए हैं, इसका मतलब है उन संस्थाओं ने अपना पद गिरा लिया। वो संस्थाएं, वो सिंपल पद नहीं है, तो उन संस्थाओं ने अपने आप को इतना गिरा लिया। बाकी राजेश भाई ने बताया, चूंकि उन्होंने निजी तौर पे राज्यसभा के टीवी चैनल के और तमाम जगह वहां पर रहते हुए तमाम चीजों को निजी तौर पे देखा है। मैंने भी तमाम 2-3 लोगों के साथ में निजी रहा हूं। आज आपके पास चर्चा में आया हूं तो आने के पहले ही भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, और जिस समय प्रधानमंत्री का पद होता था भोपाल राज्य का, तो उसके प्रधानमंत्री रहे और देश के राष्ट्रपति भी रहे। शंकर दयाल शर्मा साहब के जो दामाद हैं श्याम जी, उनके साथ में करीब 1.5 घंटे बैठा, उनके साथ मेरी चर्चा हो रही थी, हम लोगों ने साथ चाय पी, बहुत सारी बातें हुई, उन इतिहास को समझा। उन्होंने बहुत सी बातें बताई कि कितनी ज्यादा उच्च उसको वो ध्यान रखते थे। वे रखते थे कि कहीं विपक्ष को भी यह न महसूस हो कि नहीं, वह कभी भी इस पद का वह व्यक्ति, वह उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, कभी किसी पार्टी का भी सदस्य रहा। ये वही शंकर दयाल शर्मा साहब हैं। जब वो भोपाल राज्य के प्रधानमंत्री थे, भोपाल राज्य के जो वहां के नवाब थे, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, बावजूद इसके उन्होंने उसको किया, और उनके कारण आज वह हमारे भारत का हिस्सा है, उस महान परंपरा के वो हिस्सेदार थे। तो अब आप सोचिए कि जब इस तरह के लोग हों जिनका इतना बड़ा योगदान, इतने बड़े लोग रहे, जब आप याद करिए राम जन्मभूमि और मस्जिद का जो बाबरी मस्जिद का विवाद था, उस समय में राष्ट्रपति का रेफरेंस जो जारी किया था वो पंडित शंकर दयाल शर्मा ने ही जारी किया था, जिसके बूते आज सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला हो पाया है। अब वो फैसला कैसा हुआ इस पर मैं नहीं बात करूंगा, उन्होंने तोड़ने की बात नहीं करी थी, यहां तो तोड़ने वाले लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की जब स्थितियां हो, निश्चित रूप से इस देश के लिए दुखद होती है। वही तो जब यह दुखद स्थितियां हो तो आप उस पद का सम्मान भी कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उस पद पर बैठा व्यक्ति इतना छोटा हो। एक वक्त होता था पद छोटा पड़ जाता था, व्यक्ति बहुत बड़ा होता था। सचमुच आज हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। आज पद बहुत बड़ा हो गया है, व्यक्ति बहुत छोटा हो गया है, इसलिए उस पद की गरिमा गिरती है। और सम्मान देने का क्या होता है, राजेश भैया मुझसे बहुत सीनियर, लेकिन हम लोग जब आपस में मिलते हैं वो मुझे इतने आदर भाव से वो करते हैं कि मेरे मन में उनके प्रति 100 गुना आदर बढ़ जाता है।
लेकिन वो यदि यही शो करने की कोशिश करें कि हम बहुत बड़े सीनियर हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हमें भी लगेगा ठीक है बने रहो। अरे भाई, खड़गे जी से सीनियर इस समय वहां पर कोई नहीं है पूरे दोनों सदनों, और उस जैसा व्यक्ति जब मौजूद है उससे बात करने का क्या लहजा होना चाहिए। वह एक उस दलित समुदाय से आता है जिस समुदाय के, जब उनके पूरे परिवार को किस तरह से जला के मार दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में एक भी घृणा का भाव नहीं है। वो मजदूर के घर से हैं, किसान के घर से हैं, तो वह व्यक्ति है वो, और इस जगह तक पहुंचा है, इस मुकाम पे पहुंचा है अपनी काबिलियत से, किसी विशेष संरक्षण के बूते नहीं पहुंचा है, इस बूते नहीं पहुंचा है कि वो दलित है, वो इस बूते पहुंचा है, उन्होंने अपनी पहचान कभी ये बताने की कोशिश नहीं की। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा व्यक्ति, राष्ट्रपति के पद पर बैठा व्यक्ति यदि यह प्रदर्शित करने की कोशिश करे कि मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं जाट हूं, मैं किसान, उससे कभी क्या बात करेंगे। आप सोचिए, इसका मतलब है आप अपनी आइडेंटिटी के लिए इतने खोखले हैं कि आपके पास कुछ बचा नहीं है। आज का प्रियंका गांधी का संसद में दिया गया पहला भाषण सुनना चाहिए, हर किसी को मैं कहता हूं सुनना चाहिए देश। उन्होंने बड़े शालीन तरीके से जो आज बता दिया है, पिछले मैं समझता हूं 10 साल में तो किसी ने इस तरह नहीं बताया होगा। और उन्होंने हर वह बात बता दी कि हमारे भारत की वास्तविक तासीर क्या है, हमारे भारत के साथ क्या हो रहा है, कैसे उसके साथ रेप किया जा रहा है, कैसे उसे बनाने वालों को कलंकित किया जा रहा है, और कैसे संविधान के लिए क्या हो रहा है, कैसे हारते हारते चूंकि जीते हैं तो इसलिए बौखलाए हुए, और उन्होंने कहीं एक भी शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। यह बताता है, और उन्होंने आसन की गरिमा कितनी दी। हर बार उन्होंने अध्यक्ष जी को जिस तरीके से संबोधित किया कि आप देखिए ओम बिरला की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस भाषण में वो कुछ कह सके। तो यह स्थिति होती, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अब खड़गे साहब को यदि आपने बोलने खड़ा किया तो बोलने दीजिए। आप अपने आप से हटाते हैं, उनके जो भी कुछ करते हैं वो करते हैं, सुपर एडिटर हैं ही आप, लेकिन साहब बोलने तो दीजिए। आप दूसरे को निर्विघ्न बोलने देते हैं, वो गाली भी दे तो बोलने देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति तथ्यों पर बोल रहा है तो उसे बोलने नहीं देंगे। वो कहेगा महंगाई है तो कहेंगे ये वो सर्टिफाई कीजिए, आप देखिए ऑथेंटिकेट कीजिए, जो भी कुछ कहेंगे उस पे आप इस तरह से कहते हैं। अरे भाई, महंगाई है या नहीं है इस देश की जनता खुद जानती है, उन्होंने तो रेट लिस्ट पढ़ी थी। जब उन्होंने और चीजें बोली उस पर आपको तकलीफ है, फिर कहेंगे नहीं अडानी पे बात मत करो। नहीं कर रहे हैं, तथ्यों पे तो बात करने दोगे, नहीं कर रहे हैं, तथ्यों पे भी बात नहीं होगी तो यह संविधान के मुताबिक नहीं, यह असल में भीड़ तंत्र हो गया है। और जैसा इसका असर देखने को मिल रहा है कि हमारे न्यायाधीश तक अब बताने लगे हैं कि इसके मुताबिक चलेगा, यह इसका बुरा असर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं वही सारी चीजें मैं आ रहा था, मैं राजेश भाई के पास दोबारा। राजेश सर, आपने सुना जैसे, दूसरी चीज ये है कि यदि उपराष्ट्रपति को यह सर्टिफाइड करना पड़े अपने आप को कि मैं कैसे यहाँ, मतलब वो यही है कि मैं क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, कि वो कहते हैं बड़े गर्व के साथ में, आपने संविधान की शपथ ली, हम संविधान की बार बार बात करें कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो उन्होंने वो जो बात कही उसका इस तरीके सार्वजनिक तौर पर कहना। और अजय सर, मैं उस पर भी सवाल करूंगा आपसे, बाकी जो चीजें आपको अपनी जाति से जोड़ना कि मैं जो है जाट समुदाय से हूं, मैं किसान पुत्र हूं, और फिर इसके साथ में ये भी कहना सदन के भीतर
कि कई संकेतों में उन्होंने कहा कि देखिए हरियाणा का नतीजा देख लीजिए, महाराष्ट्र, वो ध्वनित जो होता है उसमें कि जनता का क्या मन है, वो क्या कह रहा है, ये सब कैसे देखा जाए, कहाँ ले जाके खड़ा किया जा रहा है? क्या फिर मुझे शायद मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वाला जो इसीलिए है, उनको कभी नहीं कहा था, आज कहना पड़ रहा है उनको कि वो किसान। देखिए, जी। धनखड़ साहब की अगर आप के राजनीतिक सफरनामे को देखें, तो भले ही वो आरएसएस में रहे हों, लेकिन उन्होंने पार्टी कौन सी छोड़ी है जिसमें वो ना रहे हों? बताइए ना। मुझे याद है जब मैं राजस्थान में नवभारत टाइम्स में उप समाचार संपादक था, तो उन दिनों वो जनता दल में होते थे और जनता दल ने 89 के चुनाव प्रचार में, अजय जी को याद भी होगा कि किस तरह से जनसंघ से फासला बना के रखा था। तो आरएसएस से फासला, भारतीय जनता पार्टी से फासला बना के रखा था। तो जनता दल वैचारिक जिस धुरी पर टिका हुआ था, वो तो संघ विरोधी थी। तो जब धनखड़ साहब ये कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका एक अवसरवादी बयान है, जिसमें चूंकि उनको लगता है कि इन दिनों संघ केंद्र सरकार से नाराज चल रहा है, तो कहीं वो भी उनके कोप भाजन न बन जाएं, इसलिए वो संघ को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप देखिए तो सही उनका सफरनामा, कौन सी पार्टी है जहां से उनकी जहां वो नहीं रहे होंगे। तो ये एक, मुझे लगता है कि एक उपराष्ट्रपति पद भारत का संजीव बहुत ही गरिमामय पद है, और ये वो है जो देश का सर्वोच्च पद है जब उसकी अनुपस्थिति में वो पद संभालता है। क्या हम इस पद पर बैठे इस पुरुष पर हम उसका सम्मान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मुझे बार बार अंबेडकर का बयान क्यों याद आता है कि अगर सारा आदमी घटिया हो तो आप अच्छा संविधान बना लीजिए, अच्छे संविधान की वो शपथ कितना ही ले ले, अगर उसको नहीं पालन करना है तो नहीं पालन करना है। वो ऑथेंटिकेट करने की बात कैसे कह सकते हैं किसी सांसद को, क्योंकि वो संसद सदस्य ने भी संविधान की शपथ ली है। अगर आप ऑथेंटिकेट करने की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप खुद संविधान का अपमान कर रहे हैं, उस संसद सदस्य का अपमान कर रहे हैं, उसकी बात जो जिम्मेदारी के साथ वो सदन में रख रहा है, आप उसको अमान्य कैसे कर सकते हैं? तभी तो विशेषाधिकार हमारे यहाँ मिलते हैं सदन में, सांसदों को विशेषाधिकार इसलिए मिलते हैं कि सदन में उनको वो एक संवैधानिक प्रतीक के रूप में सदन में उपस्थित होते हैं, और जब वो उपस्थित होते हैं तो संविधान का संरक्षण भी करते हैं। इसलिए आप ये नहीं उनसे कह सकते, ये उनका अपमान है कि आप जो है ऑथेंटिकेट कीजिए, अपने आरोप के समर्थन में प्रमाण दीजिए। अरे ये वो तो पंचायत ही इसलिए है कि प्रतिपक्ष अपनी बातें रखे, पक्ष अपनी बातें रखे, सहमत लोग अपनी बातें रखें, असहमत लोग अपनी बात रखें, और वाद विवाद। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है संजीव? लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि हो सकता है कोई एक थोड़ा सा गलत हो, कोई दूसरा थोड़ा सा सच हो, लेकिन जब आपस में चर्चा होती है, मिल बैठते हैं पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग, तब ये बात देश को चलाने के लिए एक नई दिशा मिलती है। लेकिन अगर आप उसको काना कर देंगे, एक ही मतलब विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं देंगे, प्रतिपक्ष की आवाज बंद कर देंगे, नीति विषयक मामलों में उसको आप शेयर नहीं करेंगे, पार्लियामेंट की समितियों में उसकी उपेक्षा करेंगे, आप बड़े बड़े निर्णय लेंगे लेकिन सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाएंगे, तो मतलब क्या है? ये कैसा लंगड़ा लूला लोकतंत्र हो जाएगा जिसमें प्रतिपक्ष नहीं है? साहब भाई, ये एक बुनियादी सवाल मेरा ये है कि इस कम से कम ऐसे मामले में हमारे आम आदमी को भी ये बात समझनी चाहिए कि भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, भारत के जनप्रतिनिधियों का अर्थ क्या है। वो संसद में जिन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, जिन मतदाताओं की नुमाइंदगी करते हैं, ये तो उनका भी अपमान करते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं जी। बिल्कुल नहीं, आज ये हुआ राजेश जी, आज कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हमसे लोग पूछते हैं। देखिए, आपने देखा है अब ये स्थिति हो गई, बार-बार सदस्यों को चिल्लाना पड़ता है। जैसे हम कभी जो स्कूल में देखते थे उस दौर में कि आपको अपना ध्यान खींचने के लिए शोर-शराबा करना पड़ता था। कई बार यदि टीचर प्रॉपर वो नहीं कर रहा है, उसकी जो भूमिका होती है, तो वैसा कुछ हो गया कि उनको कहना पड़ता है कि कैमरा तो वो धनखड़ जी पे ही बना रहता है। विपक्ष बोलता रहे, सुनाई दे, माइक बंद करने का बार-बार ये राहुल गांधी तक बोल चुके हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है। तो वो ये कह रहे हैं
कि हमसे लोग पूछते हैं हमारे कि आप थे कहां सदन में, क्योंकि आपके ऊपर ना कैमरा आ रहा है, ना आपकी माइक आपका चालू है, ना आपको अपनी बात रखने नहीं दी जा रही है, बाकी सब आप प्रक्रिया से निकाल दीजिए। तो ये जो स्वरूप है संसद का, मतलब इससे वस्त तो कुछ हो नहीं सकता। मतलब महा महा एक ऐसा दौर है, बुरा दौर चल रहा है शायद। तो ऐसे में विपक्ष कहां अपनी बात कैसे पहुंचाए, क्योंकि अब सड़क पे ये वो कहीं स्थापित करने पे तुले कि ये तो टोटली रॉन्ग है, ये लाया ही गलत गया है, ये कहीं स्थापित करने की अगर, और एक तरफा चल रहा है, दूसरे पक्ष की आवाज ही नहीं आ रही, कैसे जाएगी आवाज? राजेश सर। देखिए, लेकिन देखिए, प्रतिपक्ष के पास तो ये अवसर है संजीव कि वो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा, नेताओं में जाएगा, रैली निकाल लेगा, लेकिन मैं एक बहुत ही खतरनाक आशंका देख रहा हूं। जी जी। एक खतरनाक आशंका ये है संजीव कि ये अनंत काल तक सत्ता में नहीं रहेंगे। कल के रोज ये प्रतिपक्ष में आएंगे, और प्रतिपक्ष जब पक्ष में आएगा तो पक्ष की दाढ़, उस प्रतिपक्ष की दाढ़ में ये ऐसा खून लगा रहे हैं कि जब आप सत्ता में आना तो हमारे साथ, जब हम प्रतिपक्ष में होंगे तो इससे भी खराब व्यवहार करना। ये वो दरवाजा खोल रहे हैं कि जब प्रतिपक्ष हुकूमत करेगा तो वो इनके साथ इससे भी घृणित व्यवहार करेगा। मैं ये कह रहा हूं, हरदम सब दिन होत ना एक समाना, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। कब तक ये पक्ष में रहेंगे? जब ये प्रतिपक्ष में आएंगे तो फिर इनके माइक बंद किए जाएंगे, इनको बोलने नहीं दिया जाएगा, इनको दरवाजे पर रोक लिया जाएगा, इनको घुसने के पहले सिक्योरिटी इनकी जेबों में 50-50 हजार के नोटों की गड्डियां डाल के और विषय से भटका देगा। इनको, इनके खिलाफ तमाम सारे मामले निकाले जाएंगे, FIR दर्ज कराई जाएंगी, लड़ते रहो। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने प्रतिपक्ष की दाढ़ में वो खून लगा दिया है कि जिसमें संवैधानिक और नैतिक मर्यादाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और मैं तब, अब भारत के लोकतंत्र का एक बहुत ही खतरनाक और एक भयावह रूप देखने की जो है वो मुझे डर है उसका। जी बिल्कुल। अजय सर, ये जो राजेश जी व्यक्त कर रहे हैं, बहुत है, ये चिंता की बात है। हम सड़कों पर भी देख रहे हैं जिस तरीके का आप एक सड़क पर जो हालात पैदा कर रहे हैं, आपने जो हिंदू मुस्लिम और तमाम पैदा कर दिया है वो वहां, और यहाँ ये संसद के भीतर इस तरीके का कि हम यहाँ भी हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी स्थिति पैदा हो गई है कि आप बिल्कुल उसको ऐसा समझ लिए कि आप कोई को अपनी बात रखनी ही नहीं देना, अगर विपक्ष का आदमी है तो पाकिस्तानी है। इस तरीके का एक बिहेवियर हो गया आसंदी का और सरकार का, और ये हम नहीं, नेता विपक्ष की ओर से जो मर्म है, उनका दर्द है, वहां से ध्वनित हो रहा है। तो क्या अब यही हमें देखने को बचा, यही अब दिखाई देगा, यही होगा? और अभी इसके साथ साथ ये भी मैं टिप्पणी चाहूंगा आपकी कि ये जो 14 दिन का तो वक्त है जो उनका, इस पे कुछ फिलहाल तो होने की संभावना अभी तो दिखती नहीं है। संसद का सत्र पहले ही शायद समाप्त हो जाएगा। क्या होना चाहिए था इसमें, एक, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो सके? कुछ आप आदर्श भी तो पेश कर सकते हो ना। अगर आप पे आक्षेप आरोप है तो आप कोई, आपके लिए इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? ठीक है 14 दिन है, अगर आप बढ़ के 2 दिन 4 दिन पहले आप इसको मंजूर कर लें तो क्या बुराई? अजय सर। नहीं, मैक्सिमम 14 दिन होता है ना। आप एक चीज देखिए, मैं कह रहा हूं नोटिस दिया गया 14 दिन का, क्योंकि वो बाध्यता है उनके लिए कि उन्हें मिनिमम उतने का देना है जी। लेकिन आपके लिए बाध्यता नहीं है। आप कल करा लीजिए नोटिस सर्व होने के बाद, उसके बाद डेट फिक्स कर दीजिए, कह दीजिए हाँ ठीक है आइए आप, हम तब करते हैं, चर्चा शुरू हो जाती है। तो ये व्यवस्था देना तो सभापति का ही काम है। अब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि आप यह तो उम्मीद नहीं करें। दूसरी चीज मैं इसको कहता हूं, तमाम सारे लोग हेड्स से गिन रहे हैं कि अरे ये तो पहले ही लिख रहे हैं, अखबार लिख रहे हैं, गिर जाएगा। अरे गिरेगा नहीं गिरेगा वो अलग बात है। आप यह तो लिख सकते हैं कि नंबर सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप याद करिए, बाबर 16,000 की सेना से आया था और जब लड़ रहा था तो उसके सामने वाली सेना 1.25 लाख की थी और उसने 1.25 लाख की सेना को हराया था और भारत पर मुगल वंश स्थापित किया था। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि इन नंबर से, यदि नंबर से होता तो गांधी नेहरू ये लड़ने नहीं निकले होते, तो बैठ गए होते। आप ईमानदारी से, गृह मंत्रालय में आंकड़े मौजूद हैं, आप देख लीजिए। राजेश भाई तो पार्टनर है चूंकि सरकार का, तो उन्हें पता है
कि इस देश का वास्तव में इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले की जो संख्या थी वो 1% थी और सपोर्टर्स और सबको मिला के 3% लोग लड़ रहे थे इस देश के लिए। 97% लोग अपने घरों में अपने छिपाए घूम रहे थे। आज भी मैं आपसे बताऊं, मैं आपके सवाल का भी ये जवाब है। मुझसे कई बार हमारे कई लोग कहते हैं, क्यों यार तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, 2 बच्चियां हैं, उनकी जिंदगी के बारे में सोचो, उसके सोचो, सब ये तुम्हारे पास तो बहुत कुछ था, तुम तो इतने बड़े ग्रुप के चीफ एडिटर थे, इतने बड़े ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर थे, लोग तरसते हैं उन स्थितियों को पाने के लिए और न जाने क्या क्या कहते हैं। मैंने उन्हें सुकरात का किस्सा सुना दिया। सुकरात से जजेस ने यही कहा था, जूरी ने, कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ हुआ, तुम माफी मांग लो, क्षमा मिल जाएगी, हम नहीं चाहते हैं कि आपको सजा दे। सुकरात ने कहा नहीं, और उन्होंने जहर का प्याला पिया। अपनी पत्नी से उन्होंने आखिरी संवाद में कहा कि मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि आज यदि मैं लड़ा नहीं, आज मैं झुक गया, मैंने माफी मांग ली, तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होंगी। मैं उनको नहीं चाहता हूं कि वो बर्बाद हो। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। सच है, सुकरात 100% सच्चे साबित हुए कालांतर में, लेकिन उस दिन वो अपराधी थे और उन्हें जहर का प्याला पीना पड़ा था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह लड़ाई असल में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कोई भी जो भी हो, हम आप लोग भी उसका एक पार्ट है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ रहे हैं, अपना निजी हित छोड़ के लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत कुछ त्याग करके लड़ रहे हैं, खो रहे हैं, इसलिए कि अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियां कम से कम बचे, उनको बचाने की कोशिश है। कितना बचेंगी नहीं बचेंगी हमें नहीं पता है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें, हम कायर होके बैठ जाएं, तो हम भी उन 97% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो आज मलाई खा रहे हैं, लेकिन लड़ने के वक्त आज मलाई इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उस वक्त वो जो 3% लोग और जिनमें 1% लोग जो सीधे लड़े, उनके कारण उन्होंने झेला। 7.5 लाख कांग्रेसियों ने शहादत दी इस देश के लिए, तब यह देश आजाद हुआ। किसी और की शहादतें नहीं है, किसी संघी की शहादत नहीं है। तो आप इससे समझ लीजिए, वो शहादत देने वाले लोग, वो 10 साल जेल काटने वाले नेहरू जैसे लोग, जेल में और जाने कितने अपने परिवार के लोगों को कुर्बान करने वाले लोग, अपनी संपत्तियां और सब कुछ छिनवाने वाले लोग, वो लोग होते हैं। तो साहब उसकी बात होती है। और मैं आखिरी बात कि मेरे भी पुरखों ने चूंकि उसमें एक योगदान दिया था, इसलिए मुझे गर्व होता है, और मैं आज इतनी पीढ़ी के बाद 4थी पीढ़ी हूं, उसमें गर्व करता हूं। उस समय यदि उन्होंने ये सोचा होता कि अंग्रेजों ने हमारे खेत घर सब कुछ जब्त कर लिया है, हम बेघर हो गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम खाना बदोश दूसरे रिश्तेदारों के घर में शरण लेते घूम रहे हैं परिवार के साथ, तो आप सोचिए आज शायद मैं इतने शान से बोल नहीं पाता, मेरी आवाज नहीं निकल पाती। आज इस गर्व से निकलती है, इसलिए क्योंकि हमने वह खोया। मेरे परबाबा के पिताजी अपना घर गांव सब कुछ छोड़ के अपने जो है ससुराल में आकर के रहे, और वहां से उन्होंने किस तरीके से आगे फिर शुरुआत करी, तो तमाम सारे लोग शहीद हुए। तो इसलिए मुझे गर्व है। और जब यह गर्व होता है तो मैं बस यही कहता हूं कि आज की यह लड़ाई इसलिए नहीं है। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। वो 82 साल का व्यक्ति, उसको पता नहीं, ईश्वर करे लंबी उम्र दे, कितनी उम्र है। राहुल गांधी आज 52-54 साल के हो चुके हैं, प्रियंका गांधी हो चुकी हैं। आप बताइए
पता नहीं कितना क्या है, जैसे देखता हूं बड़ा कई बार तकलीफ होती है। आज सुबह सुबह ही मुझे याद आया, हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने ही अपॉइंट किया था जो ब्यूरो चीफ था अमृतसर का, खबर आई कि उसका अचानक एकदम से डेथ हो गई, पता नहीं चलता है, 35-36 साल का था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। सोचना उन्हें है, हमें तो लड़ना है, हमने तो फैसला किया है। यही संदेश मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं, यही राहुल गांधी दे रहे हैं, यही प्रियंका गांधी दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। राय सर, अंतिम टिप्पणी चाहूंगा। ये जो बात हुई, हम सुबह तो इंतजार हुई, हम लड़ते रहे, सुबह होगी, यही आपने पहले भी कहा एक चीज। और दूसरा, क्या अपने आप से भी तो हम बातें किया करते हैं ना। हम अपने आप से कितना ही बच जाइए, अपने आप से कैसे, धनखड़ साहब के अपने आप से बच पाएंगे, बचेंगे? मतलब सिर्फ आप ये पाना, हो सकता है आपको ये भी कहना कि राष्ट्रपति पद उन्हें चाहिए होगा, उसके लिए कहीं लॉबिंग है, कहीं कुछ। ये जो अभी बात थी कि वो जो कहते हैं एकलव्य कहते हैं, और तमाम जो अपने आप को प्रूव। अंतिम टिप्पणी सब पर आपकी, एक निचोड़ आपका। देखिए, कुल मिलाकर के उनकी अगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की है, तो मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वो अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इस देश के लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, इस देश के संविधान का मजाक बना रहे हैं, और जिस पद पर बैठकर वो नायब सदर की भूमिका जो निभा रहे हैं, वो हम डर रहे हैं कि अगर भगवान न करे कभी वो राष्ट्रपति पहुंच के पद पर पहुंच गए, तो हम इस देश की के लोकतंत्र को, संविधान को, गरिमामयी परंपरा को कहां हम ले जाकर जाते हुए देखेंगे। ये मेरे लिए एक बहुत डराने वाला एक आपने एक प्रश्न मुझे किया है। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि हर आदमी अपने आप से लड़ता है, अपने आप को जवाब देता है, खुद से सवाल करना सीखना चाहिए और खुद से जवाब देना भी सीखना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे नेताओं की चमड़ी बहुत मोटी है संजीव। वो तब अपने आप से सवाल करते हैं जब उनके पास कुछ भी करने को नहीं रहता, अन्यथा वो सिवाय अपने स्वार्थ पूरा करने के कुछ नहीं करते। बहुत आपने जी। बहुत बहुत बिल्कुल एकदम बहुत ही ऐसी बात कही, सचमुच है कि जब सब हाथों से निकल जाता तब वो उस बारे में सोचते हैं, चिंतन या मनन करते हैं। और सबसे खास यह है, मैंने ये सवाल इसलिए भी किया था राजेश सर, हमने देखा है कि उस विदुड़ी जिन्होंने गाली बकी खुलेआम, जो तो अगर यही शायद मुझे अटल जी होते तो उस समय उनका बिल्कुल सफाया होता, टिकट ना देना अलग बात है, लेकिन तत्काल आपने उनको पुरस्कृत किया था। तो यही कुछ लगता है कि ये कहीं एक जो पुरस्कार आप देने लगे हैं इस तरीके के लोगों को पुरस्कृत करने लगे हैं, तो यही शायद वजह है कि इसके कारण ऐसी स्थितियां, ऐसे हालात पैदा होते जा रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी चर्चा अजय सर, मैं आपसे और लेकिन संजीव, यही तो चिंता है, यही चिंता है। मेरा डर ये भी है कि हम इस देश का बौद्धिक तबका, बुद्धिजीवी समाज कर क्या रहा है? क्या उसके दिमागों में हलचल नहीं मचती? जब सब कुछ बिगड़ जाएगा, सारी चीजें तार तार हो जाएंगी, तब जाकर के होगा। लेकिन तब उस वक्त फिर क्या होगा? क्या मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या, मिट गई सारी उम्मीदें, मिट गए सारे ख्याल, उस घड़ीगर नामवर लेकर पयाम आया तो क्या। नहीं, बिल्कुल बहुत आप सही कह रहे हैं। लेकिन कुल मिला के हम उम्मीद तो रखते ही रखते हैं, कोशिश तो करते ही, हम लोग तो अपना प्रयास कर रहे हैं, बाकी जो विपक्ष है, विपक्ष अपना कर रहा है। अच्छा सर, मैं दर्शकों को सूचना देना चाह रहा था, एक बहुत बड़ा मसला मामला अभी आया है, एक ईडी को लेकर मामला आया है, उस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा लाइव करने का प्रयास करूँ। अजय सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरूर आप उसमें जुड़िएगा, मैं आपको सूचित करता हूं थोड़ी देर में, और दर्शकों तक वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे कितनी भयावह स्थिति है, कि कहां आप जो हम संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, वो संवैधानिक संस्थाएं किस हद तक जा रही हैं। मतलब उसका एक दिल दहलाने वाला मसला सामने आ रहा है, उस पर हम कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये एक शानदार अच्छी चर्चा जो हुई है हमारी, बिल्कुल, उसके कारण वो बेचारे ने आत्महत्या कर ली है, बच्चे रह गए। मैं लाइव कर रहा हूं सर, मैं उस पर आ रहा हूं आपके पास, मैं बहुत उससे आगे का मैं सुसाइड नोट उसका मुझे जो मिला है, वो ये भयानक स्थिति पैदा कर रहा है कि वो सुसाइड नोट पे वो कह रहा है वो बातें, कहते हैं मरने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता। यदि वो सुसाइड नोट अगर ऐसा लिखा जाएगा तो दहलाता है। मैं कुछ देर में दर्शकों के पास वो लेकर मसला पहुंचूंगा, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर जुड़िएगा, मैं उसमें हम करते हैं चर्चा। लेकिन ये चर्चा एक अच्छी शानदार चर्चा, राजेश सर आपका, अजय शुक्ला सर आपका, मैं दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। भगवान देव इसरानी साहब नहीं जुड़ पाए, उनके साथ कुछ मजबूरी थी, तो मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मेरा अनुरोध जो अंत में होता है कि चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। हमने कोशिश की है, जो दिख रहा है हालात हैं, ये
दुखी करते हैं, मन को बार बार एक द्रवित करते हैं, तो कहीं हम बार बार लेकर आपके समक्ष आते हैं। और जब वो जो कहा गया कि मुंशी भी कातिल होगा, तो फिर कैसे हम उससे उम्मीद करें, तो ये एक दर्द है। ये आपको अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।